नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की तारीख। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में बड़ी समय सीमा। सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता पर सुनवाई पूरी। अब 28 जनवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव का रिजल्ट आज। मतगणना सुबह 10 बजे से होगी शुरू। इंदौर में सांसद राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। 5 दिन में तीसरी घटना। हरियाणा में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में 1.2 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर है, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की बढ़ाई एसआईआर तारीख। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर। अब एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर की गई 19 जनवरी। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर हजारीबाग से, जहां जिले में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान लखन भुइया के रूप में हुई है, जो चितरा के जिले के कनाचट्टी प्रखंड का निवासी था। बताया गया कि लखन पिछले कुछ दिनों से दीपक साव नामक ठेकेदार के अधीन रहकर काम कर रहा था। वह हजारीबाग में खंडेलवाल बुक डिपो के संचालक दिनेश खंडेवाल के घर निर्माण कार्य में लगा हुआ था। परिजनों के अनुसार 9 जनवरी को लखन का संदिग्ध अवस्था में एक्सीडेंट हो गया था। फिलहाल ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हजारीबाग से खबर है, संदेहास्पद परिस्थितियों में एक की मौत हुई है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। परिजनों ने न्याय और मुआवजे की मांग की है। हजारीबाग से खबर है। खबर सिवनी से, जहां जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत पिपरडाना के ठेल नदी के समुद्र राजा जाने वाले
मार्ग में सेतु निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोगों को धार्मिक स्थल पहुंचने में दिक्कतें होती हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से सेतु निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो समुद्र राजा में बनेगा बहुप्रतीक्षित सेतु निर्माण। और खबर हजारीबाग से, जहां गुरुवार देर शाम हुए सड़क दुर्घटना में JP7 के सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई। मृतक अनिल पासवान सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और चोरदाहा थाना चौपारण में उनकी ड्यूटी थी। जब सेवन मुख्यालय हजारीबाग में पुलिस सभा का आयोजन किया गया तो वह उसमें शामिल होने हजारीबाग आए थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वापस जब वो लौट रहे थे तो बुलेट की चपेट में आ गए। इस घटना में अनिल पासवान के अलावा बुलेट सवार 3 लोगों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खबर कबीरधाम से, जहां कवर्धा जिले में इन दिनों एक ऐसा मामला सुर्खियों में है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और हंस भी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और बाजार चार भाटा और बगर्रा जैसा सरकारी संग्रहण केंद्रों में कुल करीब 7,99,000 कुंटल धान सुरक्षित रखा गया है। सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन जब मिलर्स ने धान उठाना पूरा किया तो स्टॉक का मिलान हुआ तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 26,000 कुंटल धान गायब और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यहाँ की धान का कोई चूहा खाया नहीं है। धान सलामत है, अच्छा है। कुछ सुखत आया था, पहले वर्ष के सुखत से भी कम सुखत आया है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। मैं जैसे मीडिया में चला तो मैंने कलेक्टर साहब से, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि भाई 8 करोड़ का चूहा धान खा गया, क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि वह अधिकारी गलत बयान दे दिया। ऐसे अधिकारी को हम लोग प्लेसमेंट भी दे रहे हैं जो पूरा प्रदेश में हलचल मचा दिया। कोई चूहा वगैरह धान नहीं खाया है, धान पूर्ण रूप से सलामत है। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चार भाटा में। तो वजह क्या है उसमें, वजह क्या शार्टेज आने का? खुले में धान रखा है। सरगुजा से, जहां लखनपुर क्षेत्र के ग्राम सेलरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय का मामला सामने आने के बाद शासन की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का निर्माण न केवल घटिया गुणवत्ता का है बल्कि उसे अधूरा छोड़ दिया गया है।
लखनऊ से खबर है, बीजेपी के एसआईआर को लेकर आज से अभियान सांसद, विधायक और एक बूथ पर जाएंगे। भाजपा में एसआईआर को लेकर चिंता, चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे नेता। छूट गए लोगों के नाम सूची में जुड़वाएंगे। खबर लखनऊ से खबर है, नया विद्युत कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत। मीटर के लिए खुद विकल्प चुन सकेंगे। विद्युत उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के साथ इलेक्ट्रिक मीटर का भी मिलेगा विकल्प। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने मीटर के दाम भी तय किए हैं। सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर का दाम 767 रुपए तक। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, नया विद्युत कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत बड़ी खबर है, क्या जानकारी है? जी हरी जी, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए विद्युत कनेक्शन के लिए जो है अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो है एक बहुत ही राहत भरी खबर है कि जिस प्रकार से नॉन स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर को लेकर के जो है काफी सारे सवाल
उठ रहे थे कि उसी को देखते हुए विद्युत विभाग ने ये निर्णय लिया है कि उनके लिए जो उपभोक्ता है उनके लिए ऑफर दिया है कि जिस प्रकार से आप पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी एक उनके विकल्प के रूप में दे दिया गया है, जिस प्रकार से अब ये विकल्प जो है आम जनता के लिए जो है काफी सुविधा, क्योंकि लगातार जो है नॉन स्मार्ट मीटर पर जो है लोग सवाल उठा रहे थे, कभी तेज चलने का और उसका गलत उसका मीटर रीडिंग आने का, कई सवालों के बाद जो है ये विकल्प जो है किया गया है। जिस प्रकार से इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर के जो है उनके दाम भी जो है निर्धारित कर दिए गए हैं और सिंगल पेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर का दाम जो है 767 रुपए तय किया गया। वहीं पर 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर का दाम जो है 1853 रुपए तय किया गया। तो अब जनता के पास जो है अब एक विकल्प के रूप में ये रहेगा, जिसको स्मार्ट पोस्टपेड मीटर लगवाना हो वो स्मार्ट पोस्ट मीटर लगवा सकता है और साथ ही अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर के भी जो है दाम घोषित करने के साथ उनके पास विकल्प है। अब जिस प्रकार से जो जनता सवाल उठा रही थी उन सवालों को जो है जवाब के तौर पर विद्युत विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी विद्युत नियामक आयोग ने मीटर के दाम भी तय किए। और यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगरा में रिटायर्ड शिक्षक डिजिटल अरेस्ट, शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे 20 करोड़, जेल जाने का भय दिखाकर हड़पे 20 लाख। थाना सैया बिरहू गांव के रहने वाले हैं पीड़ित, ठग ने कहा 6 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन। खबर इस वक्त आपको बता रही है। तो 30 दिसंबर को 5 लाख रुपए
और रायबरेली से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर में टक्कर मारी। ये हादसे में ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। बछरावा थाना क्षेत्र के नीम टीकर गांव की घटना है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली से गुजरने वाली वंदे भारत समेत 5 ट्रेनें निरस्त। गोरखपुर प्रयागराज के बीच ट्रेन लखनऊ तक चलेगी। नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त। त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन आज निरस्त। और वंदे भारत ट्रेन सिर्फ गोरखपुर से लखनऊ तक ही चलेगी। रायबरेली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को होगी असुविधा। और केशवानंद हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। केशवानंद, ट्रेनों की बात की जाए तो कई ट्रेनें हम देख रहे हैं कि निरस्त हुई हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर के प्रयागराज जाने वाली लगभग आधा दर्जन जो ट्रेनें हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे में जो है ट्रैफिक होने के कारण किसी कार के चलते ये जो है ट्रेनों को रद्द किया गया है। उसी ट्रेन में जो है वंदे भारत जो गोरखपुर अयोध्या होते हुए लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाती है उस ट्रेन को भी रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो सभी ट्रेनें हैं ये जो है लखनऊ तक चलेंगी और जो लखनऊ के आगे रायबरेली वहां ये ट्रेनें बंद रहेंगी। तो रायबरेली
रायबरेली से लेकर के प्रयागराज जाने के लिए जो ट्रेनें चल रही, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ और त्रिवेणी एक्सप्रेस, इन सब को रायबरेली के लिए रद्द किया गया है। जितनी भी ट्रेनें ये अब लखनऊ तक चलेंगी। रायबरेली से लेकर के प्रयागराज जाने वाले जो भी यात्री हैं, उन यात्रियों को काफी दिक्कतें होंगी, असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा, ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त की गई है। कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। और हरदोई में घने कोहरे का कहर जारी, भीषण सर्दी का सितम जारी। आम जनमानस से लेकर पशु पक्षियों का हाल बेहाल। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। और प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने इस गंभीर विषय पर चिंता जताते हुए अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से शीतकाल में ही वन क्षेत्र आग की चपेट में आ रहा है। नंदा देवी नेशनल पार्क के बाद उत्तरकाशी जिले के दरासू मुखेम रेंज के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे कई क्षेत्रों में जंगलों में धुएं का गुबार उठ रहे हैं। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं प्रदेश में वन जीव और मानव संघर्ष भी रोकने का नाम नहीं ले रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सचेत हैं। कई बैठकें धामी अधिकारियों के साथ बैठकर कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई बड़ा असर देखने को अभी नहीं मिल पाया। इस पर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है, इस मुद्दे को प्रथम दिन ही मुझे जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल जी ने उठाने का कार्य किया था। आपने देखा अपने कार्यभार के बाद, और एक प्रदर्शन भी किया था और कुछ मांगे रखी थी और कुछ सुझाव दिए थे सरकार को कि जो कुछ सुझाव ऐसे थे जिन पे त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, कुछ फ्यूचर के लिए थे। लेकिन सरकार की हठ धर्मिता है कि विपक्षियों के द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सकारात्मक तरीके से वो नहीं लेते। प्रायः देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से मानव और जानवरों के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, और उससे सबसे ज्यादा ये हो गया है कि जीवन यापन करना, जो पहले सुदूर प्रांत के ग्रामों में रहना बड़ा दूभर हो गया था, अब शहरों में भी हो गया है। यानी जिस प्रकार से भालू, बंदर, चीते, बाघ, ये विभिन्न जानवरों का मनुष्य के ऊपर आक्रमण बढ़ता जा रहा है। आप स्वयं बता रहे हैं 22वीं बैठक की है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है कि उन्होंने तमाम इसमें कार्य योजनाएं बनाई हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, फॉरेस्ट के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, गाँव में तमाम वॉलंटियर्स इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि वन्य जीव और जो मानव संघर्ष है ये किसी भी तरह से रुके, ताकि जनहानि न हो। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये एकाएक रोक पाना इसको थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड जो है वनाच्छादित क्षेत्र है। लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भालू, गुलदार, बाघ और हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए। वन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लगातार बढ़ती समस्या पर एक तरफ सरकार अधिकारियों के साथ कई बैठक कर चुकी है, वहीं विपक्षी दलों ने भी अब सरकार की बैठकें पूरी तरह से फेल बताया, सरकार पर मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में असमर्थ बताया। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अभी गर्मी का मौसम आया भी नहीं है और जंगलों में आग लगना शुरू हो गया। वहीं पहले से ही जंगली जानवर जहां घरों की तरफ, शहरों की तरफ और बस्तियों की तरफ आ रहे हैं, तो आग लगने के कारण और भी भयावह स्थिति में जो है जंगली जानवर गाँव की तरफ आ रहे हैं। इस स्थिति में जो आम जनजीवन बड़ा परेशान है। एक तो खेती तो वैसे ही नहीं हो रही है, लेकिन जो उनका अपना जीवन है, जिंदगी भी दांव पर लग रही है। और देखिए जिस तरह से आग के दौरान जो तमाम वन्य जीव हैं वो अपना आग के भय से जो है इधर उधर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जंगलों से निकलकर बस्ती के नजदीक आएंगे। और अभी स्थिति पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार जानवर जो है लोगों पर हमला कर रहे थे, मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये फिर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए समय रहते हुए जो है सरकार को और वन के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनको इस पर जो है कम से कम निर्णय लेकर इसे तत्काल प्रभाव से जो है ठीक कर देना चाहिए। जो अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है उस संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहाँ जहाँ भी इस तरह घटनाएं हैं उन्होंने तत्काल में रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है। और जो घटनाएं इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। आपको बता दें कि इस बार दिसंबर और जनवरी माह में अब तक बारिश नहीं हुई है। ऐसे में नया संकट पैदा हो गया है, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों तक आग पहुंच रही है। वन विभाग की तैयारी भी आधी अधूरी साबित हो रही है। अब तक आग बुझाने के इंतजामों का भी कुछ अता पता नहीं है। वन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं पहले से ही मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है।
अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर यही है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन जीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे मानव वन जीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को इसका समाधान मान रही है? क्या सरकार प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हरियाणा के आगामी बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कवायद तेज कर दी। गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकारों के साथ गहन चर्चा हुई। और चंडीगढ़ के गांव मौली जांगरा स्थित पुलिस स्टेशन के बाहर बुधवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक व्यक्ति की आत्महत्या के बाद परिजनों ने मृतक का शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान गांव मौली जागरा निवासी धर्मपाल के रूप में हुई है। और पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने नशा तस्करी के एक अनूठे तरीके का पर्दाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कुरियर के माध्यम से चॉकलेट के डिब्बे में अफीम छिपाकर बेंगलोर भेजने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 74 ग्राम अफीम बरामद की है।
और पंचकुला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने पंचकुला के सेक्टर 21 से कोठी में छापेमारी और वुमेन प्रीमियर मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक हाई गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली लोगों को खूब पसंद आ रही है, जिसके चलते अब भाजपा का परिवार निरंतर बड़ा हो रहा है। और उसी कड़ी में आज अंबाला शहर के गांव जैदपुरा और बटरोहन से पूर्व सरपंच और उनके समर्थक विभिन्न दलों को छोड़कर पूर्व मंत्री असीम गोयल की अगुवाई में भाजपा में शामिल हुए। गांव बटरोहन से हमारे कई साथियों ने विभिन्न दलों को छोड़कर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और जिस प्रकार से बड़े सहज और सरल तरीके से एक पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली को बढ़ाया है, उसी आज परिवार को बड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आज मेरे जैदपुरा और बटरोहन गाँव के सम्मानित साथियों ने जो है दूसरे दल को छोड़कर इस परिवार को बड़ा करने का काम किया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी भी हैं। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बागचीनी थाना क्षेत्र में बागचीनी चौकठा के पास एक स्कूल बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में बस चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 1 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ड्राइवर है और देवघर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में गुरुवार की सुबह पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के वर्तमान अपराध स्थिति की गहन समीक्षा की गई। वहीं आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। हम लोग जानकारी है, कुछ केसेस भी दर्ज हुए, हम लोग उसमें अपनी एक टीम लगा के रखे हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है हम लोगों को कि जल्दी उसमें कुछ नतीजे कर सकेंगे। जी सर, ये पुलिस 2-3 दिन से ये कर रही है जहाँ ज्वेलर शॉप ये हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने एक अभियान के तौर पे इसको लिया है कि हमारा यह प्रयास है कि वैसे सभी स्थान जहाँ अपराध की घटना हो सकती है, पेट्रोल पंप हो, CSP सेंटर हो, ज्वेलरी शॉप हो, ये बिल्कुल निश्चित है कि हर दिन हम वहाँ मौजूद नहीं रह सकते हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार TOP क्षेत्र अंतर्गत हबीबी
नगर में हुए भीषण विस्फोट के मामले में जांच तेज कर दी गई। गुरुवार सुबह विशेष पुलिस बल जगुआर बीड़ी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके का गहन निरीक्षण किया और टीम ने विस्फोट स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर हर पहलू से साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की है। पार्टी था तो वहाँ पर छोटा सा हाँ सर पार्टी था तो वहाँ पर छोटा सा हाँ सर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने और दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अंबिकापुर में एक सराहनीय पहल की गई है। सेवा किटी समूह ने शहर में हेलमेट बैंक की शुरुआत की, जिसका औपचारिक शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। अभी जैसा आपको विदित है कि हमारा यातायात सुरक्षा का माह चल रहा है और उसी के तारतम्य में आज नवविहान की हमारी टीम है, उसमें सेवा केटी संस्थान और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर लोगों को, जो आप जानते हैं कि लगातार एक्सीडेंट में बिना हेलमेट के लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको देखते हुए संस्थान के द्वारा पुलिस को 100 हेलमेट यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं और कहा गया है कि ऐसे जरूरतमंद को दें जो वाकई में नीडी है और लगाना चाहता है पर उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके देने के लिए। और खबर बाराबंकी से, जहां सुबह थाना क्षेत्र के गांव में 4 दिन पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी की तलाश में पीड़ित पिता दर बदर भटकने को मजबूर है। परिजन पुत्री के साथ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और पिता के मुताबिक थाने में 3 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चलो मैं देख ले रहा हूँ और वहाँ इसकी फोटो कंफर्मेशन क्लियर करके तो मैं कॉल कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। और देश की बात में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।